गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, जिसके मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH, ठीक है। तो अब जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने एक सॉल्यूशन बनाया। तो जब हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो अब आप देखिए रिएक्शन क्या हुई, कार्बोक्सिलेट प्लस हाइड्रोनियम आया, ठीक है। अब आप देखिए के क्या होगा, यहाँ पर के होगा RCOO माइनस H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय RCOOH H2, ठीक है। यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने ये जो के लिखा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो H2O है ये क्या है, एक्सेस में है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपने सॉल्यूशन किसमें बनाया है, वाटर में बनाया। हाइड्रेशन क्या है आपने एसिड का। तो जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब आयोनाइजेशन हुआ तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। तो के क्या हो गया, के को हम ऐसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, हम इस तरीके से लिखते हैं। H2O जो यहाँ पर हमने लिया, जिसे हमने, वो एक्सेस में है, ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। इस H2O को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को जब दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड Ka, ठीक है। तो Ka क्या हो गया, Ka हो गया सेम, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप यहां पर देखिए Ka क्या है, Ka है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कोई भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यदि हम के पढ़ा है, के ए पढ़ा है, के बी पढ़ा है, के एच पढ़ा है, के डब्ल्यू पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन और भी पता है। क्या रिलेशन पता है कि माइनस लॉग के ए किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको हेलो एल्केन में भी बताया था, ठीक है। पीके को हम क्या लिख सकते हैं, सेम। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन होता है। एच आयन जो यहाँ पर है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वही पी के ऊपर आ गया। यहाँ पर के ए है, ए इस तरीके से आ गया, ऐसा मान लो, ठीक है। तो पीके क्या हो गया, पीके हो गया बराबर माइनस लॉग के ए। अब आप देखो यदि Ka ज्यादा होगा, इफ मोर द Ka लेस विल बी द Pka, ठीक है। Ka यदि ज्यादा होता है तो Ka क्या है, निशान कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव का, तो Pka कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और Ka कब ज्यादा होगा, Ka का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एसिड जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, कोई भी एसिड, दो टाइप के एसिड हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स व्हिच आयोनाइजेस कंप्लीटली। तो यदि Ka ज्यादा है तो Pka कैसा होगा, इट विल बी लेस, और इफ Pka विल बी लेस देन एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। समझ में आ रहा है। तो एक एसिड यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बुक में जहां टेबल बनी हुई है वहां पर उसमें Pka की वैल्यू दी हुई है। तो Pka की वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि तो ये तो हम Ka क्या है, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए इस रिलेशन को बताया हुआ है। अब हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा है
ROH मतलब we can say अल्कोहल। ठीक है, सबके फॉर्मूले भी देख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यदि हम इन तीनों की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो तीनों की सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, सबके सब हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके, यानी ये तीनों के तीनों ही एसिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है? H है। तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा? तो हमेशा आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन is carboxylic acid is strong in comparison to phenol and phenol is strong in comparison to alcohol। अब हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब आप देखिए, आप लोगों ने तो मतलब हम देखिए, आपको ऐसा नहीं है, हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को बहुत तरीके से समझा सकते हैं। एक एसिड में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर। आप में से कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैडम ये एसिड है, ये तो इसके नाम के आगे लिखा हुआ है, लेकिन फिनॉल भी एसिड है या अल्कोहल भी एसिड है? ये मैंने उस चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको, फिनॉल और अल्कोहल में। ठीक है, सारे के सबके पास HI है, इसलिए जिसके पास भी HI होता है, जो भी प्रोटॉन डोनर होता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो सभी, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या चीज देखेंगे? हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, HI निकलने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट में, ये फिनॉक्साइड आयन में, ये एल्कोक्साइड आयन में। HI निकल गया तो क्या बना? अरे कोई भी एसिड है ROH, इसका आयनाइजेशन हुआ, क्या बनेगा? तो ये क्या है? एल्कोक्साइड आयन है ना, तो ऐसे एल्कोक्साइड बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो इनमें से HI निकलने के बाद जो आयन बन रहे हैं, वो आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? तो आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो HI निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो रहा है, दैट इज स्टेबल, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब कैसे है? अब आप यहाँ पर देखिए इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इससे बनने वाला फिनॉक्साइड आयन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आप देखो यहाँ पर इसमें तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस होता है, इसलिए ये। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कार्बोक्सिलेट इज मोर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू फिनॉल? तो इसको समझने के लिए अब आप देखिए कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से बन सकती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, यहां पर उनके पास लोन पेयर ज्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता है, तो ये कार्बन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब आप फिनॉक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। देखिए, क्या होगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बनाई हुई है फिनॉल वाले चैप्टर में। सबसे पहले लोन पेयर क्या करेगा? इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा, तो क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? ये इस साइड में शिफ्ट होगा, ये इस साइड में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया। इसके हम फिर आगे करेंगे। अब ये लोन पेयर जो है ये इस साइड में शिफ्ट होगा, तो ये इस साइड में शिफ्ट होगा।
ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अगेन वही स्ट्रक्चर बन गई जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। देखिए समझ पा रहा है, पांचों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर, तो यानी कि यहां पर भी रेजोनेंस है, ठीक है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो विच आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा आयन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज जो है किस पर है, ऑक्सीजन पर। इसमें भी नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। इसमें भी नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, यानी नेगेटिव चार्ज पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि दूसरे वाले केसेस में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रही है, इसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। यहां पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, उसमें ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है। समझ में आ रहा है, यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास ही ऑक्सीजन के ये वाली मान लो आप, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कार्बोक्सिल आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic ion having negative charge is more stabilized in comparison to phenoxide ion. phenoxide ion भी रेजोनेंस शो कर रहा है, कार्बोक्सिलेट भी शो कर रहा है, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बोक्सिलेट जो है वो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ये जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर आया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आया है। जबकि यहाँ पर किसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पर तो तीन स्ट्रक्चर्स रहती है जिसमें कार्बन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पर आ रहा है। तो दो ही स्ट्रक्चर ऐसी है जिनके ऊपर की, तो पांच में से पांच टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, जिसमें से दो ही स्ट्रक्चर्स ऐसी है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, जबकि यहाँ पर दो बन रही है और दोनों में से दोनों के ऊपर चार्ज है। तो कौन सी मोर स्टेबलाइज होगी, कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबलाइज होगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर कोई भी आपसे पूछता है तो आपको वहां पर यही बताना है कि कार्बोक्सिलेट ion is more resonance stabilized due to negative charge is present on oxygen atom, ठीक है, और highly electronegative atom, ठीक। तो ये तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया कि आपसे यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल भी कनेक्टेड है, जो कि चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज और आती है जो कि आपने पढ़ी हुई है, कि मान लीजिए मैंने बेंजोइक एसिड बना दिया, इट्स अ बेंजोइक एसिड। ये तो नॉर्मल एसिड के बाद एसिड का हमने किसी अनदर कंपाउंड से कंपैरिजन किया, लेकिन अब हम बेंजोइक एसिड ही देख रहे हैं ना, हमारे पास 3 बेंजोइक एसिड है। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड यहां पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, 3 एसिड लगे हुए हैं। तो अब हमें मालूम करना है कि विच विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। कैसे पता पड़ेगा आपको, देखिए हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। अब आप देखो ये जो चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप ऐसे देखो, वैसे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे R हो सकता है, OR हो सकता है, ये सारे के सारे डोनेटिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज। अब जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इस कार्बन की बात होगी, यदि इसके ऊपर इंक्रीज हुई है तो इस कार्बन पर भी इंक्रीज होगी, इस ऑक्सीजन पर भी होगी, इस ऑक्सीजन पर भी। तो ये इसके पास इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचता, नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और यदि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो ये कैसा एसिड हो गया, वीक। क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या है, विच इज अ गुड प्रोटॉन डोनर, जो इजीली प्रोटॉन को दे
रिंग कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यदि ये रिंग हो गई तो क्या होगा, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। कार्बन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्बन की 4 है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम हो जाती है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है इस रिंग पर, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन सब इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब विड्रॉ हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इस साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो उस केस में क्या करेगा, ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। अब जैसे ही ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो H आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यदि किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसकी तो बहुत कम होगी, तो ऑर्डर होगा दिस। समझ में आ गया, विड्रॉइंग ग्रुप की सबसे ज्यादा, उसकी उससे लेस, डोनेटिंग ग्रुप की सबसे लेस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, ठीक है। इस पर ये जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशली, इस पर सर इस पे से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम Ka से एसिडिटी को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यदि हमें ऑर्डर देखना है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से H रिमूवल के बाद जो आयन फॉर्म हो रहा है कार्बोक्सिलेट व्हिच इज मोर स्टेबलाइज्ड, और यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में एसिडिटी कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इसमें केमिकल रिएक्शन है जो कि मैंने आपको बताई हुई है, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि कौन कौन सी है, शॉर्ट में बता रही हूँ। देखो अब हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में अब आप देखिए केमिकल रिएक्शन बहुत सारी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कोई भी एसिड है जो फर्स्ट मैंने आपको उसमें भेजी है कि कोई भी एसिड है यदि वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ऑलवेज ध्यान रखिए तो क्या रिलीज होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, OH बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड लीवेज हो रहा है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला भी। तो अभी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH। तो क्या फॉर्म हो रहा है, RCOONA+H2, यानी कोई भी एसिड है यदि तो वो सोडियम के साथ और मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको ये बताई थी। अब ये फर्स्ट रिएक्शन ये थी। सेकंड रिएक्शन है कि यदि हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कर देते हैं, बेस से कर देते हैं। इसके नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं लिख रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम किसी बेस से, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी यदि हम बेस से रिएक्शन करें तो आपको एक खुद ब खुद पता होना चाहिए कि जब हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक का H और इसका OH, H2 निकल जाता है, अगेन सॉल्ट फॉर्म प्लस H2, ठीक है। थर्ड रिएक्शन आपको मैंने बताई थी कौन से वाली रिएक्शंस की यदि किसी भी एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर देते हैं, ठीक है, वीक बेस के साथ कर देते हैं, तो उस केस में देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन की एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो देखिए एक तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, एक H2O और एक RCOON, ठीक है। इसके अलावा यदि फोर्थ रिएक्शन है जो कि बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जैसे हमने अल्कोहल और फिनॉल्स में पढ़ी थी कि यदि मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करूँ तो देखिए क्या बनेगा। एक तो ऐसे PCl5 है, PCl5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ
कि यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करते हैं, अमोनिया से करते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि ये ना कन्वर्जन्स में भी काम में आएगी। अब आप जब अमोनिया गैस के साथ किसी एसिड, अमोनिया क्या है, एक बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, डोनर है, एसिड है। जब दोनों की रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट। तो ये क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब इस अमोनियम सॉल्ट को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो जब हम अमोनियम सॉल्ट को गर्म करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। यहाँ से 2H और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ऑलवेज अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑन हीटिंग फॉर्म्स अमाइड, तो यहाँ पर आपका अमाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको और रिएक्शंस भी बताई थी। सिमिलर रिएक्शन है कि यदि मान लीजिए मैं किसी भी एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करती है, ये रिएक्शन तो बहुत बार हमने डिटेल में भी पढ़ी हुई है। देखिए 6th रिएक्शन क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है, इसकी आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपके पास एक अल्कोहल है। दोनों क्या डिफरेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने RR' डिफरेंट किया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या बनना चाहिए, इट्स एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनेगा। ये हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि whenever an acid is react with alcohol, ester is formed। तो अब जब यहाँ एस्टर फॉर्म होगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, एस्टरिफिकेशन होगा। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसका तो OH निकलेगा, H2O तो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, किसका H निकलेगा, किसका OH निकलेगा, बताइए कैसे आप रिएक्शन को कर रहे हैं। अभी ये रिएक्शन कैसी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीन कर रहा है, कौन सा बॉन्ड क्लीन कर रहा है, CO बॉन्ड क्लीन कर रहा है। इससे पहले वाली रिएक्शन, इन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन पढ़ी है उनमें OH बॉन्ड क्लीन हुआ था। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कार्बोक्सिलिक में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अभी इस एस्टरिफिकेशन में ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से OH और यहां से H2O निकल गए, OH H2O निकल गए, तो क्या बन गया आपके पास, एस्टर बन गया। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हैं और उनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो भी कैसे, ये जो रिएक्शन है, ये मतलब ये जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लिए और इसका आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, आप भी कैसे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। तो अब आप देखिए H2O निकल जाएगा, क्या बन गया, कल ही बताया था, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब डिस्टिलेशन कर सकते हैं, या ये रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकती है कि आप इसको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, P2O5 ले लें, जो कि क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हुआ, एनहाइड्रेट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन कौन सी थी, कार्बोक्सिलेशन, जो कि हम इलाज में भी पढ़े थे कि आपके पास कोई भी एसिड, अब हमने यहाँ पर एसिड ले लिया, अभी हमने यहाँ पर एसिड का सॉल्ट लिया है, ठीक है, अरे एसिड है ये, एसिड के H को हटा के इसमें हमने Na लिख दिया, तो क्या हो गया, सोडियम का सॉल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडा लाइम से। आपको पता है सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO का मिक्सचर होता है, तो क्या निकल जाएगी, क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक रिएक्शन और है, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसमें देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर RR बनेगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और
ये जो H2 निकलेगा ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये जो 2H बन रहा है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सोडियम का सॉल्ट लेने लगा, ठीक है। 2Na बनेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कैथोड चाहिए, एनोड चाहिए, ठीक है। तो ये जो Na है ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस हो गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो रिएक्शंस बताई थी उन रिएक्शंस में ये बताया था कि बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये COH ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम जिसकी भी रिएक्शन कराएंगे वो कौन सी पोजीशन पर लगेगा, मेटा पोजीशन पर। यदि हम हैलोजिनेशन करा रहे हैं किसी एल्डिहाइड की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो Cl ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर। यदि हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो एनोड ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर। यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटा पोजीशन पर। तो मेटा डायरेक्टिंग में मेटा पर लगेगा। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया है। हम मंडे से नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।